ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है ई स्टडी बाय दनिल सर। दोस्तों, आज का टॉपिक है वो साइंस। और बता दूं कि आज हम लोग इस वीडियो में साइंस से संबंधित 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोशिका की खोज किसने की थी। जी फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी। तो आपके विकल्प इस प्रकार हैं। पहला आपका है रॉबर्ट हुक, दूसरा है विलियम हार्वे, तीसरा है क्रिस्टियन बेनार्ड, चौथा है लुईस पास्चर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक आप राइट आंसर तक पहुंच भी गए होंगे। तो इसका जो सही विकल्प है वो है रॉबर्ट हुक। जी फ्रेंड्स, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए इसको डिस्कस करते हैं कोशिका के बारे में। तो जैसा कि जानते हैं कि कोशिका को हम लोग सेल भी कहते हैं और यह सजीवों के शरीर की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है जो स्वतः जनन करने में भी सक्षम होती है। कुछ जीवों में एक ही कोशिका पाई जाती है, उसे हम लोग एक कोश के जीव कहते हैं। जैसे आपका अमीबा, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि अमीबा जो है वो किस प्रकार का जीव है, तो आपका राइट आंसर होगा कि वह एक कोश के जीव है। जबकि कुछ ऐसे सजीव होते हैं, ऐसे कुछ जीव होते हैं जिनमें अनेकों कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे आपका इंसान, तो इंसान क्या है, इंसान जो आपका है उसमें अनेकों कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो आपका इंसान बहुकोश के प्राणी कहलाता है। इसलिए तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। और रॉबर्ट जो हुक थे, इन्होंने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। और बता दूं आपको कि कोशिका का जो अध्ययन होता है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोशिका विज्ञान क्या कहलाता है इंग्लिश में, साइटोलॉजी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी कोशिका के बारे में और आई होप कि आपको चीज समझ में आई होगी। तो फर्स्ट का राइट आंसर है वो है रॉबर्ट हुक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि पेनिसिलिन के एंटीबायोटिक गुणों की खोज की गई थी। तो किसने पेनिसिलिन के एंटीबायोटिक गुणों की खोज की थी। तो आपके विकल्प इस प्रकार है। पहला आपका है रोनाल्ड रॉस, दूसरा है लुईस पास्चर, तीसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चौथा है जोसेफ लिस्टर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बता दूं उसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड का सी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज स्टॉकिस्ट रिसर्चर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरिया के संक्रमण के खिलाफ प्रभावी है। तो सेकंड का राइट आंसर वो है सी, क्या है मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। जब ताम्र यानी तांबा और जब टीन मिलता है तो क्या बनता है। तो आपके विकल्प इस प्रकार हैं। पहला आपका है पीतल, दूसरा है ड्यूराल्यूमिन, तीसरा है कांसा, चौथा है सोल्डर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आपने अब तक आंसर को सोच लिया होगा क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको पता भी होना चाहिए। और कभी ये मत सोचिए कि सरल है या टफ है, कठिन है, क्योंकि ज्यादातर गलती आपसे इजी क्वेश्चन में होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड का सी, यानी कांसा। तो कांसा एकदम सही जवाब। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न में से कौन सा एक जहर है। दिए हुए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा एक जहर है। तो आपके विकल्प इस प्रकार है। पहला आपका है NaCl, दूसरा है आपका KCN, तीसरा है आपका KCl, चौथा है आपका K2SO4। तो बताइए इसमें से कौन सा एक जहर है। NaCl जहर है या फिर KCN जहर है या फिर KCl जहर है या फिर K2SO4 जहर है। तो बता दो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ का बी, मतलब KCN। और KCN को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड। या फ्रेंड्स, हम लोग बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड। तो कुछ बता दूं इसके बारे में कि जो आपका पोटेशियम साइनाइड होता है ये एक प्रकार का यौगिक है जो रंगहीन नमक के जैसा दिखाई देता है या पानी में आसानी से घुल जाता है। और इनमें से कुछ कड़वे बादाम की तरह खुशबू आती है। हालांकि इस खुशबू को केवल कुछ ही लोग सूंघ सकते हैं जिसमें आनुवंशिकता की विशेषता पाई जाती है। तो फोर्थ का राइट आंसर जो वो है आपका KCN। देखिए कुछ विकल्प यहाँ पे और दिए हुए हैं। जैसे पहला आपका दिया हुआ है NaCl, तो NaCl को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और जो आपका खाने वाला नमक होता है ये आपका NaCl होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है KCl, तो KCl को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। और लास्ट में आपका दे रखा है K2SO4, ये आपका होता है पोटेशियम सल्फेट। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी KCN। KCN आपका एक जहर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है
कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती हैं। तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। पहला आपका है ओजोन, दूसरा है आपका मीथेन, तीसरा है आपका नाइट्रोजन, चौथा है आपका हीलियम। बताइए कौन सी ऐसी गैस है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका है ओजोन। देखिए ओजोन का काम क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका ये सन है, आपका सूरज है, सूर्य है, यहाँ पे आपकी पृथ्वी है। तो जब सूर्य से जब किरणें आती हैं तो साथ में कुछ पराबैंगनी किरणें भी चली आती हैं, और जो इंसान के लिए काफ़ी खतरनाक होती हैं। कहते हैं कि अगर ये पराबैंगनी किरणें इंसानों पर पड़ जाए तो इंसान का शरीर जल जाए पूरा एकदम। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जो आपका ये अर्थ है, यहाँ पे एक रक्षा कवच होता है जिसे हम लोग ओजोन बोलते हैं। जो फ्रेंड्स एक रक्षा कवच होता है जो पूरे के पूरे वायुमंडल को घेरे हुए रहता है। तो जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं तो इसी ओजोन से आकर टकराती हैं और वो यहीं पे रुक जाती हैं, और जो लाभदायक किरणें होती हैं वो अर्थ तक पहुंच पाती है, पृथ्वी तक पहुंच पाती है। तो बेसिकली जो ओजोन का काम ये होता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वहीं पे रोकना होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो जो फिफ्थ का राइट आंसर है वो है ए यानी ओजोन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहां पर है कि कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। आर्टिफिशियल रेन के लिए या फिर जो आपका क्लाउड सीडिंग होता है उसको कराने के लिए हम लोग कौन से केमिकल का यूज करते हैं। तो आपके विकल्प इस प्रकार है। पहला आपका है यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है सूखी बर्फ, चौथा है उपयुक्त सभी। तो आपको दिए हुए ऑप्शन में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं बताता हूं। तो इसका जो राइट आंसर वो है फर्स्ट 6 का ए यानी सिल्वर क्लोराइड। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही यहां पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। जी फ्रेंड्स बताना है आपको यहाँ पर कि जो एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है प्रोटीन, दूसरा है आयरन, तीसरा है वसा, चौथा है इंसुलिन। तो आपको बताना है कि एनीमिया रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका आयरन। या फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो है आयरन। देखिए जो आपका एनीमिया होता है ये एक रक्त संबंधी बीमारी है और ज़्यादातर औरतें इसका शिकार होती हैं। मतलब ये बीमारी ज़्यादातर औरतों में ही होती है। एनीमिया होने पर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है और इसके चलते हीमोग्लोबिन बनना भी कम हो जाता है। इससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया रोग हो गया है तो उसके लक्षण क्या क्या उसके होंगे। तो उसका लक्षण है कि उसको थकावट महसूस होगी, मतलब उसको थकान ज़्यादा लगेगी, चक्कर आएंगे और दिल की जो उसकी धड़कन है वो असामान्य हो जाएगी। इसके बचाव और इलाज क्या है। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाता है तो शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए वो खाने में चुकंदर, गाजर, टमाटर, साग आदि ले सकता है। जैसा कि जानते हैं आपकी जो आपका चुकंदर हो गया, गुड़ हो गया, चना हो गया, ये काफ़ी फायदेमंद होता है। तो आप इन सब चीज़ों को ले सकते हैं। तो जो 7th का राइट आंसर है वो यहाँ पर बी यानी आयरन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन चुंबकीय तरंग नहीं है। आपको बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आपके जो ऑप्शन हो इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है एक्स किरणें, दूसरा है गामा किरणें, तीसरा है रेडियो किरणें, चौथा है अल्फा किरणें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और अब तक आपने राइट आंसर को सोच लिया होगा क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो जो 8th का राइट आंसर यहाँ पर है वो है 8th का डी यानी अल्फा किरणें। तो 8th का डी एकदम सही यहाँ पर है। देखिए कुछ बता दो आपको यहाँ पर कि इन किरणों की खोज किसने की थी। तो अगर हम पहली बात करें एक्स किरणों की तो इसकी खोज की थी रोंटजन ने। अगर हम बात करें गामा किरणों की तो गामा किरणों की खोज की थी बैकुरल ने। तीसरा आपका है पराबैंगनी, तो पराबैंगनी की जो खोज की थी वो की थी रिटर ने। नेक्स्ट आपका है अवरक्त विकिरण, इसकी खोज की थी हर्शेल ने। अगला आपका है लघु रेडियो तरंग, इसकी खोज की थी हेनरिक हर्ट्ज ने। और लास्ट में आपका यहाँ पर है दीर्घ रेडियो तरंग, इसकी खोज की थी मार्कोनी ने। तो एक बार मैं फटाक से उसको रिपीट कर दूं। एक्स किरणें रोंटजन, गामा किरणें बैकुरल, पराबैंगनी किरणें रिटर, अवरक्त विकिरण हर्शेल, लघु रेडियो तरंग हेनरिक हर्ट्ज और दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी।
तो जो यहाँ पे एर्थ का जो सही विकल्प है वो है डी यानी अल्फा किरणें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। मतलब किसी इंसान को अगर पीलिया हो जाता है तो उसके शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो प्रभावित होगा। तो आपके विकल्प इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है गुर्दा, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है नेत्र, चौथा है यकृत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुर्दा होगा, अग्नाशय होगा, नेत्र होगा या फिर यकृत होगा। तो बता दूं इसका जो सही विकल्प है वो है नाइन्थ का डी। नाइन्थ का डी मतलब यकृत यहाँ पे एकदम सही है। यकृत मीन्स लीवर। तो नाइन्थ का डी एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है। मतलब ईईजी से हम लोग क्या चीज मेजर करते हैं। तो आपके विकल्प इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पे हृदय, दूसरा आपका है मस्तिष्क, तीसरा आपका है यकृत, चौथा आपका है ईयर यानी कान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको दिए हुए ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन करना है। हृदय होगा यानी हार्ट, ब्रेन होगा, लीवर होगा या फिर ईयर होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो बता दो कि जो आपका सही विकल्प यहाँ पर है वो है 10th का बी यानी मस्तिष्क, और मस्तिष्क को हम लोग ब्रेन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ ईईजी। तो ईईजी का जो फुल फॉर्म है वो होता है इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम। या फ्रेंड्स इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम, और विद्युत मस्तिष्क लेखन भी बोलते हैं इसको हिंदी में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि विद्युत मस्तिष्क लेखन बोलते हैं। एक फ्रेंड यहाँ पे वर्ड होता है ईसीजी। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईसीजी और ईईजी क्या है। देखिए ईईजी जो है इसको हम लोग मस्तिष्क की चीजों के बारे में पता करते हैं उससे। बाकी जो आपका ईसीजी होता है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उससे हम लोग हृदय संबंधी बीमारी का पता लगाते हैं। तो आपको यहाँ पे एकदम कंफ्यूज नहीं होना है कि ईईजी क्या है और ईसीजी क्या है। तो जो 10th का बी है मस्तिष्क वो एकदम यहाँ पर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्षा की जो बूंद है वो गोलाकार आकृति का कारण क्या है। मतलब जो जब बारिश होती है तो जो बूंदें होती है पानी की उनकी आकृति गोलाकार होती है, तो उसका रीजन क्या है। तो पहला विकल्प यहाँ पर आपका है वायुमंडलीय दाब, दूसरा है पृष्ठ तनाव, तीसरा है द्रव का घनत्व, चौथा है गुरुत्व। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। और आई होप कि आपने अब तक सही विकल्प को अपने मन में सोच लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है 11th का बी यानी पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। मतलब हेपेटाइटिस अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपके विकल्प इस प्रकार हैं। पहले पूरा क्वेश्चन को एडजस्ट कर दूं। तो आपके विकल्प इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है हृदय यानी हार्ट, दूसरा मस्तिष्क यानी ब्रेन, तीसरा यकृत यानी लीवर, चौथा है फेफड़ा यानी लंग्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हृदय होगा, मस्तिष्क होगा, यकृत होगा या फिर फेफड़ा होगा। तो जो 12th का राइट आंसर यहाँ पर है सही विकल्प है वो है यकृत यानी लीवर। तो यानी अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस रोग हो जाता है तो उसका लीवर इससे यानी यकृत इससे प्रभावित होगा। तो सी एकदम सही विकल्प यहाँ पर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। देखिए आपको यहाँ पर कई चीज़ों को पता होना चाहिए कि उस फैक्ट्री का नाम क्या था। उसका नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। तो भोपाल में जो आपका यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी उससे कौन सी गैस रिसी थी, मतलब उससे कौन सी जो गैस है वो लीक हुई थी। तो आपके विकल्प इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, चौथा है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या है। आपको दिए हुए ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन करना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ये आसान सा क्वेश्चन है और आपने अब तक सही विकल्प को सोच लिया होगा। तो ये देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका है डी यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ना आपसे एग्जाम में ऐसे दे देगा MIC और आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, 5 ऑप्शन दे देगा। अब आपको वहाँ पे दिए ऑप्शन में से सही चूज करना होगा। तो आपको कहने मतलब यहाँ पर आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो MIC का फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो जो 13 का जो डी है एकदम सही जवाब यहाँ पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाइड्रोजन बम
किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला आपका यहाँ पर है नाभिकीय विखंडन, दूसरा है नाभिकीय संलयन, तीसरा है दोहरा उभय अपघटन, चौथा है कृत्रिम रेडियोधर्मिता। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या है? ए है, बी है, सी है या डी है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 14 का ए, यानी नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ पे एकदम सही जवाब है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। देखिए कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। वैसे तो आप इसको बचपन से पढ़ते आते हैं, बट काफ़ी टाइम नहीं पढ़ने के बाद हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो बताइए यहाँ पर रेडियो का आविष्कार किसने किया था? आपके विकल्प इस प्रकार है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है एडिसन, दूसरा है मार्कोनी, तीसरा है जेल बेयर्ड, चौथा है जेम्स वॉट। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो बता दो इसका जो सही विकल्प है वो है 15 का बी, यानी 15 का बी जो है मार्कोनी, एकदम सही है। तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। देखिए पहला यहाँ पर दिया है एडिशन, तो बता दो एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया था। और जेल बेयर्ड, इनका पूरा नाम है जॉन लॉगी बेयर्ड, इन्होंने टीवी का आविष्कार किया था, वही टेलीविजन जो आप देखते हैं, तो जेल बेयर्ड ने किया था। और लास्ट में आपका यहाँ पर है जेम्स वॉट, तो इन्होंने भाप इंजन का आविष्कार किया था। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एडिसन बल्ब, मार्कोनी रेडियो, जेल बेयर्ड टीवी और जेम्स वॉट स्टीम इंजन यानी भाप इंजन। तो जो 15 का जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी मार्कोनी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है हवा, दूसरा चंद्रमा, तीसरा है सूर्य, चौथा है पृथ्वी। तो बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या है? हवा होगा, चंद्रमा होगा, सूर्य होगा या पृथ्वी होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 16 का सी, यानी सूर्य। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि वाटर साइकिल होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश से क्या होता है कि पानी की बूंदें गिरती हैं, और जो पानी की बूंदें होती हैं वो नदी में, समुद्र में या गड्ढे में, तालाब में, झील में जाके इकट्ठा हो जाती हैं। और जब ऊपर से सूरज की गर्मी पड़ती है तो वही पानी क्या होता है, भाप के रूप में ऊपर चला जाता है। जब भाप के रूप ऊपर जाता है तो फिर वो पानी के रूप में क्या होता है कि फिर वो नीचे आता है और फिर भाप बन के ऊपर जाता है। मतलब ये साइकिल एक चलती रहती है। तो ऐसे साइकिल को हम लोग यहाँ पर वाटर साइकिल बोलते हैं। और इस वाटर साइकिल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सूर्य का। तो यहाँ पे एकदम सही ऑप्शन जो आपका है वो है 16 का सी, यानी सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाना चाहिए? तो आपके विकल्प इस प्रकार हैं। पहला आपका यहाँ पर है अल्कोहल, दूसरा है मिट्टी का तेल यानी कैरोसिन ऑयल, तीसरा यहाँ पर है पानी, चौथा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताइए अल्कोहल होगा, मिट्टी का तेल होगा, पानी होगा या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा? मतलब सोडियम को कहाँ रखा जाता है, कहाँ रखना चाहिए? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, यानी मिट्टी का तेल। और मिट्टी के तेल को हम लोग कैरोसिन ऑयल बोलते हैं। देखिए सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए जैसा कि जानते हैं कि जो सोडियम होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे नमी, मतलब पानी की नमी, या फिर अगर पानी के संपर्क में आता है तो सोडियम बहुत तेज से ब्लास्ट कर जाता है, मतलब वहां पे बहुत तेज सा विस्फोट हो जाता है। तो इस विस्फोट को रोकने के लिए, ये विस्फोट ना हो, हम लोग सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे पानी के संपर्क में आता है तो बहुत तेज से ब्लास्ट होता है। तो इसलिए हम लोग सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो आपका है बी, यानी मिट्टी का तेल। देखिए किसी भी कंडीशन में पानी तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे सोडियम पानी के संपर्क में आएगा तुरंत बहुत तेज से ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सही विकल्प है वो है 17 का बी, यानी मिट्टी का तेल। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है हाइग्रोस्कोपिक लवण, दूसरा है एनहाइड्राइड्स लवण, तीसरा है हाइड्रोफिलिक लवण, चौथा है हाइड्रोफोबिक लवण। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या यहाँ पर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मे भी आपको इसका आंसर पता हो, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा। तो 18 का जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है ए, यानी हाइग्रोस्कोपिक लवण। तो यहाँ पे 18 का एकदम सही ऑप्शन यहाँ पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स बता दो कि ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप देंगे,
इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से देंगे, बताएंगे यहाँ पे सही विकल्प क्या है। देखो क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, धातुएं प्रस्तर किसे कहा जाता है। तो आपके जो विकल्प इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है बिटुमिन, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है मेटलॉयड, चौथा है अयस्क। तो आपको बताना है यहाँ पर कमेंट के माध्यम से कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बिटुमिन होगा, बॉक्साइट होगा, मेटलॉयड होगा या फिर अयस्क होगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के माध्यम से दें। मैंने अपना हिस्से का काम कर दिया, अब आपका हिस्से का काम क्या यहाँ पर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और साथ में नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करें। तो आपको बताना कमेंट के माध्यम से इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो कैसे की जाती है, एटीपी से, एचटीपी से, बीओडी से या फिर डब्ल्यूपीएल से। तो आपको बताना है यहाँ पे सही विकल्प क्या है, एटीपी होगा, एचटीपी होगा, बीओडी होगा या फिर डब्ल्यूपीएल होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है बीओडी या फ्रेंड्स बीओडी। और बीओडी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे सीधे बीओडी का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मांग जो होती है, ये हमारा बीओडी होता है। तो यहाँ पर जो 20 का राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है सी यानी बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो फ्रेंड्स बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।